नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के काले कारनामों की अगली कड़ी के इस एपिसोड में आज कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसे मुद्दों से पर्दा उठाएंगे जो हर एक आम भारतीय की जिंदगी के सीधे तौर पर जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, 1940 और 1950 के बीच अपने जहन में देश बेचने की फितरत पालने वाली इस कांग्रेस ने देश को करारी चोट दी। कांग्रेस ने इस कालखंड में देश को ऐसे घाव दिए जो अब भारत के लिए नासूर बन चुके हैं। तो आइए दोस्तों विश्लेषण करते हैं इस पूरे कालखंड का। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में सबसे पहले हमें बात करनी होगी अंग्रेजों और कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई उन सारी वार्ताओं के बारे में जिनसे देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही न समझा जाना, ब्रिटिश कांग्रेस विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस ने से संबंध भिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई। आंदोलन के प्रथम चरण में शहरी विद्रोह, बहिष्कार और धरना प्रदर्शन इत्यादि का सहारा लिया गया, जिससे जल्द ही दबदबा दे दिया गया। पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन किए गए और श्रमिकों द्वारा कारखानों में काम न करने के समर्थन किया गया। गांधी जी को शीघ्र ही पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया तथा लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 1940 के इस दशक की शुरुआत आंदोलनों से ही हुई थी। आंदोलन के द्वितीय चरण का मुख्य केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्र रहा। इस चरण की परिणति किसान आंदोलन, संचार प्रणालियों को नष्ट करना जैसे रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार तथा खंभे, सरकारी भवनों पर हमले इत्यादि के रूप में हुई। इस चरण देश के विभिन्न हिस्सों में समांतर सरकारों के गठन का साक्षी बना, जिनमें बलिया, तामलुक, सतारा ये सब समांतर सरकारें शामिल हैं। स्फूर्ति हिंसा की घटनाएं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई जो पूर्व नियोजित नहीं थी। राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसिफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि जैसे नेताओं द्वारा भूमिगत गतिविधियां की गई जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में सामने आई। महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से काम किया था। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिसके कारण आंदोलन के बारे में लोगों में जागृति आई थी। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा द्वारा आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। भारतीय नौकरशाही से भी आंदोलनों को समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग देश के विभाजन से पहले भारत छोड़ो आंदोलनों के पक्ष में नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ब्रिटिशरों का समर्थन किया गया क्योंकि वो सोवियत संघ के साथ संबंध थे। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलनों का खुलकर विरोध किया। इसे आशंका थी कि आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा तथा युद्ध के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। हालांकि सी राजगोपालाचारी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक तरीके से दबाया गया था, जिसमें लोगों पर गोलियां चल गई थी, लाठीचार्ज किया गया था तथा गांवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। आंदोलन के दौरान 10,000 से ज़्यादा अधिक लोगों को गिरफ्तार किया तथा सरकार द्वारा आंदोलनों को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय
कॉन्फ्रेंस को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। आंदोलन ने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदलने दिया, जिससे अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय इतिहास के उस काले अध्याय की, जिसने पहले से खंडित आर्यव्रत को फिर से 2 टुकड़ों में बांट दिया। भारत का बंटवारा अंग्रेजों और कांग्रेसी चाटुकर्ताओं की देन थी, जिसका कारण 1947 में 2 राज्यों का निर्माण हुआ, पहले हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। भारत के बंटवारे का पहला बीज कांग्रेस द्वारा 1906 को ही बो दिया गया था, जब कांग्रेसी ने गरम दल के नेताओं का दबदबा काम करने के लिए मुस्लिम लोगों में यह अफवाह फैलाई थी कि वंदे मातरम का गान इस्लाम के लिए हराम है, जिसके कारण मुसलमानों को भारत में अपना एक भिन्न दल बनाने का ख्याल आया और उन्होंने कांग्रेसियों के साथ मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्षति साबित हुई है। उसके बाद 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अन्य बातों के अलावा इस बात को भी सिफारिश की थी कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हों। तब भारत के बंटवारे का सूत्रधार जिन्ना राजनीति से दूर था, परंतु 1938 आते आते जिन्ना मुसलमानों का अकेला प्रवक्ता बन गया, क्योंकि वही एक उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहा था। 1940 में एक ठंडा पड़ चुका उबाल कहकर नकार दी गई मुस्लिम लीग ने 1945 से 1946 में भारी जीत हासिल की। उसने केंद्र के चुनाव में हर एक मुस्लिम सीट को, प्रांतीय चुनाव में 89% मुस्लिम सीटें जीत ली। मुसलमानों के बीच अब उनकी प्रतिष्ठा और प्रबल होती चली गई। तत्पश्चात जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग और प्रबल कर दी। संघ सहित संपूर्ण देश विश्वास कर रहा था कि कांग्रेस भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन को छोड़कर किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति ने विभाजन की योजना को स्वीकार करके सारे देश को स्तब्ध कर दिया। नेहरू ने भी स्वीकार किया था। सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे, आयु भी अधिक हो गई थी और यदि हम अखंड भारत पर डटे रहते तो स्पष्ट है हमें जेल जाना पड़ता। श्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, नेताओं की तो अधोगति हो गई, वे लालच के फंदे में फंस गए। अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के साथ एक शर्मनाक राजनीतिक चाल चली और भारत को आज़ादी देने के साथ 2 राष्ट्रों में बांटने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। ये सब देखते हुए भी नेहरू और गांधी दोनों खामोशी से देखते रहे। बंटवारे के फैसले पर मोहर लगाते ही अंग्रेजों और महात्मा गांधी को ज्ञात हो गया था कि हिंदूवादी संगठन भारत का कभी बंटवारा होने नहीं देंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने 1948 को मिलने वाली आज़ादी को 1947 में ही दे दी और भारत को 2 राष्ट्रों में बांट दिया। विभाजन काल में हिंदुओं की रक्षा, भारत विभाजन केवल भूखंड का बंटवारा नहीं था, ये था अनादिकाल से पूजित भारत माता का खंडन और असंख्य हुतात्माओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का ध्वंस। इस महाविध्वंस में हिंदू समाज ने महाविनाश देखा और उसमें 30 लाख लोग काल कवलित हुए। 3 करोड़ लोगों को अपने पुरखों की जमीन छोड़नी पड़ी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं काफी लंबे समय तक देश की राजनीति में हलचल मचाने वाले कश्मीर मुद्दे पे। कश्मीर समस्या अपने आप में ही एक अलग ही विषय है, जिस पर कई सारी किताबें, शोध, मत इत्यादि लिखे जा चुके हैं, लेकिन ये कांग्रेस द्वारा देश के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है, इसीलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी है। कश्मीर विवाद पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से चल रहा है। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तब देश कई रियासतों में बटा हुआ था। इसी तरह कश्मीर भी एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसके राजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी थी। लेकिन जब मुसलमान
कबालियों ने अचानक कश्मीर पर हमला कर दिया तो राजा हरि सिंह ने तत्काल भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दरखास्त कर दी है। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे मंजूरी दे दी। विलय पत्र का खाका हूबहू वही था जिसका भारत में शामिल हुए अन्य सैकड़ों रजवाड़ों ने अपनी अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए उपयोग किया था। न इसमें कोई शर्त शुमार थी और ना ही रियासत के लिए कोई विशेष दर्जे जैसे कि कोई मांग थी। इस वैधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही समूचे जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका भी शामिल था, भारत का अभिन्न अंग बन गया था। लेकिन तब तक पाकिस्तान एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर चुका था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री प्रारंभ से ही कश्मीर में सेना भेजकर पाकिस्तान को खदेड़ना चाहते थे, लेकिन सत्ता के लालची नेहरू ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और एक ऐतिहासिक भूल करते हुए कश्मीर का पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। नेहरू की इस भयानक गलती से कश्मीर अब दो देशों का मामला बन गया था, जिसमें अब कुछ भी कर पाना असंभव हो चुका था। इसके पश्चात नेहरू ने कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को कश्मीर से बाहर बुला लिया और कश्मीर की पूरी सत्ता शेख अब्दुल्ला को दे दी। बाद में इसी अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को तोड़ने की कई साजिशें रची। बाद में नेहरू ने ही कश्मीर में धारा 370 लागू कर दी, जिसमें कश्मीर के लोगों को बिना वजह कई सारे अधिकार दे दिए गए। इसी धारा में 370 के कारण कश्मीर 70 सालों तक जलता रहा। कट्टरपंथियों की हिंसा और आतंकवाद गतिविधियों के कारण कश्मीर में हजारों सैनिकों की जान जाती गई और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर एक अतिरिक्त भार भी पड़ गया। लेकिन कांग्रेस ने इतने समय तक इसका समाधान नहीं किया, बल्कि हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं को पालने पोसने का काम किया। कांग्रेस की खराब नीतियों के परिणामों को देश कई सालों तक भुगतता रहा। उसके बाद 2019 में दूसरी बार भाजपा की सरकार ने 370 को खत्म करके देश के माथे का कलंक हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों, आज़ादी के बाद अब हम भारत के संविधान पर बात करेंगे। भारत के लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत का संविधान कांग्रेस द्वारा देश को दिया गया सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि ये पूरा संविधान भारत की स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि दूसरे देशों की नकल करके लिखा गया था। संविधान में अल्पसंख्यक, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे जहरीले शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए किया था, जो कि देश में 50% समस्याओं की जड़ बन चुका है। इस एक तरफा संविधान के कारण यह देश की स्वाभिमानी हिंदू बहुल जनसंख्या शरणार्थी के भांति जीवन जी रही है। वहीं दूसरी ओर मजहब के नाम पर देश को आग लगाने वाले सारी सरकार की सुविधाओं का बड़े मजे से लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान भारत में धड़ल्ले से चल रही हज सब्सिडी, यरूशलेम यात्रा, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति इत्यादि इन सभी सेक्युलरिज्म की देन है। हज सब्सिडी के ही नाम पर टैक्स पेयर हिंदू की बड़ी कमाई मुसलमानों की हज यात्रा में चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद अब हम 1947 की बात करते हैं, जिसका भारत के इतिहास में हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण साल रहा है। दोस्तों, ये वही साल था जब 800 साल तक मुगलों और फिर 200 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी देखने के बाद संपूर्ण भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ आई थी। इन सत्ताधारियों में नेहरू और मौलाना अबुल कलाम जैसे फितरती लोग भी थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रखर देशभक्त थे। 1945 ही संपूर्ण भारतवर्ष की जनता का यह मानना था कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ पटेल ही बनेंगे, क्योंकि उस समय सरदार जैसी सूझबूझ और दूरदृष्टि भारत के किसी भी नेता में नहीं थी और पंडित नेहरू तो सरदार के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन माउंटबेटन की चालाकी और महात्मा गांधी के दबाव के कारण अतः नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी दुखद घटना थी। तो दोस्तों, ये था 1940 से लेकर 1950 तक का कांग्रेस से जुड़ा हुआ सारा इतिहास, जिससे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने आज़ादी के बाद देश को न सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि देश की जनता और काफ़ी लंबे समय तक तानाशाही शासन भी किया। दोस्तों, इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रलय टीवी।